अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल उर्दू सेंटर्स वॉइस। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए उर्दू सेंटर्स वॉइस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो आइए सुनते हैं आज की वीडियो में एक पुरस्सरार कहानी। अचानक ही दोपहर के वक्त मगरिब की तरफ से काली घटा उठी और पल भर में पूरे आसमान पर छा गई। बादल गरजे, बिजली चमकी और नन्ही बूंदें बारिश का रूप धारने लगीं और जल्द ही फिर मूसलाधार मींह बरसने लगा। बेटा, खेतों की निगरानी और पानी के बारे में बस पता करना था। गंदम की फसल में पानी ज़्यादा नुकसानदेह होता है। बारिश और कीचड़ की सूरत में मेरा घर से निकलना दुश्वार है। तुम जवान आदमी हो, ज़रा खेतों का चक्कर लगाओ। हाजी अली अहमद ने अपने बेटे अकबर से अपनी ख्वाहिश का इजहार किया। अच्छा बाबा जानी। अकबर ने सादतमंदी से सर झुकाया और कस्सी उठाए धीरे धीरे बाहर की तरफ कदम बढ़ा दिए। हाजी अली अहमद बस्ती नूरपुर के चंद मोअज़्ज़िज़ीन में शुमार किए जाते थे। अकबर और नजमा उनके 2 बच्चे थे। नजमा की पैदाइश के वक्त उनकी बीवी फौत हो गई थी। उन्होंने अपने दोनों बच्चों को कभी माँ की कमी महसूस न होने दी। गांव में मैट्रिक के बाद अकबर आला तालीम के लिए शहर गया। उनका गांव बहुत ही कदीम था, मगर सभी सहूलियातें ज़िंदगी मुयस्सर थीं। बस्ती के मशरिक में छोटी सी नदी बहती थी जिसका पानी इलाके भर को सैराब करता था। नहर का पुल अबूर करते ही सरसब्ज़ो शादाब बाग था जिसमें संतरे और अमरूद के पेड़ थे। गांव के शुमाल मगरिब में कब्रिस्तान था और ज़रा परे रेलवे लाइन गुजरती थी जो ज़रा दूर जाकर बल खाते हुए शहर की तरफ चली जाती थी। हाजी साहब की ज़मीन दरगाह बाबा घमसन शाह के पास से शुरू होकर दूर तक रेलवे लाइन के साथ साथ चली जाती थी। अकबर अपने खेतों तक पहुंचा। वो एक पगडंडी पर चलता हुआ खेतों के बीचों बीच डेरे पर पहुंचा जहां बूढ़े बरगद नीचे बेलना लगा हुआ था जिससे गन्ने का रस निकाल कर गुड़ बनाया जाता था। मगर आज वहां भी बारिश की वजह से वीरानी का समा था। सभी काम करने वाले बारिश को देखते हुए घरों को लौट गए थे। वो चंद लम्हे वहां रुका और कस्सी थामे गंदम की तरफ बढ़ गया, मगर उसे ये देखकर हैरानी हुई कि गंदम की फसल में ज़रा भी पानी नहीं और दूसरे सभी खलियान पानी से भरे हुए हैं। उसने हैरानगी से अपने लबों को हल्की सी चंबिश दी। पानी नशेबी फसलों को किसने और कैसे छोड़ा? अभी वो ये सोच ही रहा था कि उसके पीछे से नशीली सी खुशबू का झोंका आया और उसकी नस नस में समाने लगा। उसने चौंक कर पीछे मुड़कर देखा तो एक नशीली आंखों वाली खूबरू दोशीज़ा उसे मुस्कुराते हुए देख रही थी। तुम कौन हो? हाँ, मैं महबूबा। वो हंसी तो जैसे कलियां सी खिल उठी। मैं अरसे से आपकी मतलाशी हूँ। मेरा नाम महबूबा है और मैं इस बरगद के पास रहती हूँ। हाजी साहब से भी मेरी गहरी दोस्ती है, मगर मैं तो किसी महबूबा को हरगिज़ नहीं जानता। अकबर, मैं कब से तुम्हारी चाहत में जल रही हूँ मगर कभी इजहार न कर सकी। आज मिले हो तो। अरे भाई, पहले ये तो बताओ कि कब से यहाँ हो तुम? बहुत ही लंबे अरसे से मेरा यहीं बसेरा है। मुझे पता था हाजी साहब आज नहीं आ पाएंगे और गंदम की फसल खड़े पानी से ख़राब होगी, तभी मैंने तमाम फसलों से पानी नशेबी फसलों को छोड़ दिया। अच्छा, तुम हाजी साहब को कब से जानती हो और उन्हें कभी अपने बारे में बताया है? नहीं, मगर वो अपनी ज़ुबान से कई बार इकरार कर चुके हैं कि आज काम दुगना हुआ है, जैसे कई आदमियों ने काम मिलकर किया हो। अच्छा, तो अब मुझसे क्या चाहती हो? वो कस्सी को ज़मीन पर रखे दस्ता ऊपर करते हुए उसकी प्लेट पर ऐसे बैठ गया कि उसकी कमर दस्ते के साथ लगी थी और पाँव ज़मीन पर, मगर उसे यूं महसूस होने लगा जैसे वो लोहे पर नहीं बल्कि किसी नर्म फोम के गद्दे पर बराजमान हो। दोस्ती और मोहब्बत चाहती हूँ। जब से तुम्हें देखा है एक पल भी गुजारना तुम्हारे बिना मुश्किल लगता है। देखो जी, मोहब्बत करना आसान नहीं, पर मैं हर मुश्किल को आसानी में बदल सकती हूँ। अच्छा हटो, मुझे अब खेतों को देखना है। ना ना ना, मैंने कर दिया सभी बंदोबस्त। कहा ना, सब कुछ ठीक है, पानी किसी फसल को नुकसान नहीं देगा। अकबर खामोशी से उठकर वापस जाने लगा तो वो भी उसके साथ हो ली। खेतों की पगडंडियों से निकलकर रेलवे लाइन पर आए तो अकबर ने पूछा, तुम कहाँ जा रही हो? मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ने जा रही हूँ। नहीं, तुम जाओ, मैं चला जाता हूँ। अब इस वक्त मेरे साथ तुम्हें कोई देखेगा तो खौमखा बातें होंगी ना, और बस्ती के लोग तो बात का बतंगड़ बना देते हैं। मैं किसी को नज़र आऊँगी तो बातें बनेंगी ना, वो मायनी खेज अंदाज में बोली। अभी वो बातें करते हुए दरगाह के पास पहुंचे ही थे कि उनके सामने यकदम ही आग का बगोला सा उभरा और आसमान की बुलंदियों को छूने लगा। अकबर ने हवास बागता होकर पीछे देखा तो महबूबा गायब थी।
وہ ایک دم گھبرا سا گیا، سانسیں تیز ہو گئیں، وہ بوجھل وجود اور تھکے قدموں سے بمشکل گھر پہنچا اور جاتے ہی پلنگ پر گر سا گیا۔ اس کا پورا بدن تھر تھر کانپ رہا تھا اور لب خاموش تھے۔ اس پر غنودگی سی چھا گئی اور پھر اسے کچھ ہوش نہ رہا۔ جانے کتنے دیر بعد اکبر کے حواس ذرا بحال ہوئے، طبیعت سنبھلی تو محبوبہ کی باتیں اس کے کانوں میں بازگشت کرتی محسوس ہوئیں۔ آگ کا الاؤ اس کی نگاہوں کے سامنے گردش کرنے لگا۔ اسے اب بھی ڈر سا محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے سر جھٹکا اور اٹھ کر حکیم صاحب کی طرف روانہ ہو گیا۔ اکبر کے بی اے کے پیپرز تھے، تبھی سبھی کلاس فیلوز ہاسٹل کے کمروں میں شب گئے تیاری میں مگن تھے۔ اچانک اکبر کے کمرے میں جگنوں سے چمکتے ہوئے ادھر ادھر اڑنے لگے۔ خوشبو کے خوشگوار احساس پر اسے یوں محسوس ہونے لگا جیسے اس پر غنودگی سی چھانے لگی ہے اور کوئی اس کی آنکھوں کو بند کر رہا ہے۔ اسے عجیب سی بے چینی ہونے لگی اور پھر اسے اپنی آنکھوں پر کسی کے ہاتھوں کا لمس محسوس ہوا۔ اس نے اپنی آنکھیں مسلنا چاہیں تو کسی کے نرم و نازک ہاتھ اس کے ہاتھوں سے مس ہوئے۔ کون ہو تم؟ میں آپ کی محبوبہ۔ تم میرے پیچھے یہاں بھی؟ اکبر، یہ تو لاہور ہے، آپ 7 سمندر پار بھی چلے جائیں نا تو میں پل بھر میں آپ کے پاس پہنچ سکتی ہوں۔ اچھا، اس سے ثابت ہوا کہ تمہارا وجود انسانوں جیسا ہرگز نہیں ہے۔ اکبر کے اس سوال پر کمرے میں گہری خاموشی چھا گئی۔ وہ خاموشی سے وہاں سے اٹھا اور یونیورسٹی کے خوبصورت لان میں چلا آیا۔ ہاں تو محترمہ، اب تم اپنے بارے میں وضاحت سے بتاؤ، کون ہو تم، کیا چاہتی ہو مجھ سے؟ اکبر، میں جن ذاتی ہوں، تمہارے گاؤں سے گزر ہو رہا تھا، شام ہو گئی، مسافر کا روپ دھار کر ایک دروازے پر دستک دی۔ خوش قسمتی سے دروازہ حاجی صاحب نے کھولا۔ حکم کرو بیٹی، کس سے ملنا ہے؟ انہوں نے بے کرا پیار اور نرمی سے پوچھا۔ بابا جی، مسافر ہوں، شام گہری ہو رہی ہے اور اب بھوک بھی لگی ہوگی تمہیں۔ انہوں نے میری بات مکمل ہونے سے قبل ہی کہہ دیا اور میری خاموشی اور نیچی نگاہوں کو بھانپتے ہوئے بولے، اندر آ جاؤ بیٹی۔ پھر میں ان کے عقب میں چلتی ہوئی گھر میں داخل ہو گئی۔ بیٹھو بیٹی، انہوں نے اشارہ کیا اور خود اندر کی طرف بڑھ گئے۔ چند لمحوں بعد انہوں نے ایک کپڑے سے ڈھکا ہوا کھانا لا کر میرے سامنے رکھ دیا۔ لو بیٹی، پڑھو بسم اللہ۔ میں کھانے میں مصروف ہو گئی۔ میں نے کھانے کے برتن سے کپڑا اٹھانا چاہا۔ نہ بیٹی نہ، کھانا ڈھکا رہے تو برکت برقرار رہتی ہے، اور میرا ہاتھ جوں کا توں رک کر صرف ایک روٹی اٹھا سکا، مگر میں نے سیر ہو کر کھانا کھایا۔ یہ بسم اللہ کی برکت تھی کہ نہ تو کھانا ختم ہوا اور نہ ہی میرا جی اور کھانے کو چاہا، حالانکہ ہم کھانے پر آئیں تو منوں کے حساب سے کھا جایا کرتے ہیں۔ حاجی صاحب کا اخلاق اور کردار دیکھ کر میں نے کچھ عرصہ انسانوں کے درمیان رہنے کا فیصلہ کیا۔ یہاں کے قبرستان میں میری جیسی بہت سی مخلوق پہلے ہی آباد تھی، تبھی نظر دوڑاتے ہوئے میں نے اپنے قیام کے لیے بوڑھے برگد کا انتخاب کیا۔ خوش قسمتی سے یہ جگہ بھی حاجی صاحب کی ظاہر ہوئی۔ بچے چھوٹے ہونے پر میرے دل میں حاجی صاحب کی مدد کرنے کا جذبہ پیدا ہوا۔ میں نے رات دن کا کام رات کے اندھیرے اور صبح کے اجالے میں تبدیل ہونے سے پہلے ہی مکمل کروا دیا۔ بس اسی وقت سے میرا اور تمہارے گھر کا ساتھ ہے۔ یہ سب تو ٹھیک ہے، مگر انسانوں اور جنوں کا کیا تعلق؟ اکبر، محبت تو ایک لافانی جذبہ ہے نا، جو اونچ نیچ، انسان، حیوان، چرند پرند، حتیٰ کہ خونی درندوں کو بھی نہیں دیکھا کرتی۔ میرا پیار تو تم ہو، میری وفا تم سے ہے، میرا سکون تم ہو، میری سوچ کا محور، میرے تصورات کا حاصل اور خوابوں کا مسکن تم ہی ہو۔ مگر زندگانی کے سفر میں ساتھ چلتے ہوئے کسی بھی لمحہ تم اڑ کر پانیوں کے اس پار جا کھڑی ہو گئی تو؟ نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ میں پار اتری تو پانی پر چلنے کو تمہارے لیے راستہ دوں گی۔ میں تمہارے حصے کی سبھی سختیاں اپنے وجود پر سہ لوں گی، مگر تمہیں سرد گرم ہوا سے ضرور محفوظ رکھوں گی۔ مگر آتشی اور خاکی مخلوق کی سنگت ناممکن ہے۔ میرے سامنے تو صحرا کا سفر ہے اور تمہارے لیے لمحوں کا۔ دل ذرا بھی مان ہی نہیں رہا اس رشتے کو۔ تمہاری ہاں سے فاصلہ بھی تمہارے لیے پل بھر کا بنا دوں گی۔ مجھ میں اتنی قوت ہے۔ اب آج ہی کی رات مشاہدہ کر لینا، تمہارا پیپر تمہارے سامنے آئے گا، صبح دیکھ لینا، وہی سوالات ہوں گے، مگر تمہیں جوابات لکھنے کی ذرا فکر نہ ہوگی، کیونکہ وہ تمہاری نگاہوں کے سامنے ہوں گے۔ اگر ایسا ہو تو پھر تو میں تمہاری محبت ضرور قبول کر لوں گا۔ وعدہ؟ پکا وعدہ؟ محبوبہ نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا، جسے اکبر نے خاموشی سے تھام لیا۔ دونوں طرف مسکراہٹوں کا تبادلہ ہوا۔ ادھر کلاس فیلوز اکبر کو تلاش کرتے ہوئے وہاں آئے تو وہ اٹھ کر دھیرے دھیرے اکبر کی نگاہوں سے اوجھل ہوتی چلی گئی۔ شب کے پچھلے پہر اونگ آنے پر پیپر اکبر کے سامنے تھا۔ اس نے سبھی سوالات ذہن نشین کر لیے اور صبح اسی پرچے کا عکس جوں کا توں اکبر کے سامنے تھا، جسے لکھنے میں اسے ذرا پریشانی یا گھبراہٹ محسوس نہ ہوئی۔
यूं ही सभी पेपर्स में उम्दा नंबरों से कामयाबी के बाद उसे महबूबा की मोहब्बत का बरमला एतराफ़ करना पड़ा। बीए के बाद अकबर गांव चला आया और फिर उसने बूढ़े बाप के साथ खेतों में हाथ बटाना शुरू कर दिया। उधर महबूबा से दोस्ती और मोहब्बत की वजह से रोज़ाना मुलाकातों ने जन्म लिया। वो अकबर के सभी काम बड़े खुश असलूबी से सरअंजाम देने लगी। अब काम अकबर के जहन में होता, उधर उस पर अमल होने लगता। दोनों के दिन ईद और रात शब बारात की मानद गुजरने लगीं और हर सू जैसे मुसरतें रक्सा हो गईं और फसलें भी लहलहाती हुई दुगना होने लगीं। गुजरते वक्त के साथ जिनजादी महबूबा मुकम्मल तौर पर अकबर के वजूद और दिलो दिमाग पर हावी हो चुकी थी। अब वो उसे अपनी मर्जी और इशारे पर चला रही थी। उसकी मर्जी होती तो वो उसे लोगों से मिलने और अच्छा बोलने देती। अगर महबूबा की मर्जी या रजामंदी ना होती तो अकबर लोगों को अपनी लाल सुर्ख आंखों से इस कदर घूरता कि उन्हें दोबारा अकबर की तरफ देखने की और बात करने की हिम्मत ना होती। इस सूरत हाल को भांपते हुए हाजी साहब और बरादरी के चंद मोअज़्ज़िज़ीन ने अकबर की शादी का फ़ैसला किया। कुछ लोगों ने उसे किसी पीर फ़कीर के पास तावीज़ गंडे की तजवीज़ दी, मगर अकबर मुकम्मल तौर पर महबूबा के हिसार में था। वो अपनी मर्ज़ी और रजामंदी से कदम भी नहीं उठा सकता था। एक रोज़ उसकी तबीयत ज़रा नॉर्मल देखकर बाप ने उसे अपने शादी वाले फ़ैसले से आगाह किया, जिसे सुनकर पहले वो थोड़ा सा शर्माया और फिर बोला, बाबा जी जैसे आपकी मर्ज़ी। एक रोज़ अकबर अपने खेत की मुंडेर पर अपने ही ख्यालों में चला जा रहा था कि सामने बेरी की नरमो नाजुक शाखों पर कुछ बच्चे अटकेलियाँ करते नजर आए। ओए गिर जाओगे, उसके मुंह से बेसाख्ता निकला। अगले ही लम्हे शाखें खाली थीं, बच्चे गायब थे। ये देखकर तो उसके औसान खता हो गए। उसके पाँव भोजल हुए और वो लड़खड़ा कर मुंडेर से फिसल कर गिरने ही वाला था कि पीछे से किसी ने उसे थाम लिया। तुम डर गए? महबूबा उसे मुकम्मल तौर पर अपनी बाहों के हिसार में जकड़े हुए बुरी तरह खिलखिला रही थी। अकबर ने पूरे जोर और गुस्से से अपना आप उससे छुड़ाना चाहा, मगर दोनों ही गंदुम के खेत में बुरी तरह जा गिरे। अकबर ने जल्दी से अपने आप को उससे दूर करना चाहा, मगर वो ऐसा ना कर सका। उसे यूं महसूस होने लगा जैसे उसका दिल एकदम ही मुट्ठी में आ गया हो। महबूबा ने मुस्कुराते हुए उसे आज़ाद कर दिया। वो 2 कदम दूर जाकर खड़ा हुआ। महबूबा हंसती हुई उसके करीब हुई और अकबर का हाथ थामकर उसे दिलासा देने लगी। तुम तो बस ऐसे ही डर गए, मैं तो मजाक कर रही थी। मुझे तुमसे बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत है। अजीब अंदाज है तुम्हारी मोहब्बत का। एक तरफ बच्चे बनकर मुझे डरा रही हो तो दूसरी तरफ मोहब्बत जिता रही हो। अकबर ने रूठने के अंदाज में अपना मुंह दूसरी तरफ फेर लिया। महबूबा उसके सामने हाथ जोड़कर घुटनों के बल बैठ गई। मुझे माफ़ कर दो, मैंने तो एक ज़रा सा मजाक किया है तुम्हारे साथ। नहीं, मुझे ऐसी मोहब्बत पर कतन यकीन नहीं। अकबर नाराज़ होकर चलने लगा तो वो उसके सामने आ गई। अरे मुझे माफ़ नहीं करोगे क्या? वो बेकरार चाहते निगाहों में समाये अकबर को यूं तकने लगी जैसे प्यासा साहिल पर आकर पानी की तरफ देखता है। अकबर ने उसे फ़ौरन ही बाजुओं से पकड़कर गले लगा लिया। बातें करते हुए वो बरगद के नीचे चले आए, जहाँ सभी मज़ारे अपने अपने काम में मसरूफ़ थे। सभी को जूं का तू था। बेलने से गन्ने का रस और गुड़ बनाया जा रहा था। एक तरफ गुड़ से देसी चीनी तैयार हो रही थी, मगर अकबर का दिलो दिमाग तो किसी और ही वजह से उथल पुथल हो रहा था। आज उसने जवां साल महबूबा की सांसों और उसके जिस्म की सूंधी खुशबू इस कदर करीब से महसूस की थी जैसे वो उसके पूरे वजूद में मुकम्मल समा चुकी हो। उसी शब पिछले पहर जैसे ही महबूबा उसके सामने वारिद हुई, उसने अपनी बरादरी और बुजुर्गों की ख्वाहिश यानी अपनी शादी की बात महबूबा से कह दी। ये बात सुनकर महबूबा का चेहरा एकदम मान पड़ गया। ठीक है अकबर, मगर क्या? शादी ज़रूर करो, मगर सुहाग रात को मैं तुम्हारी बीवी के वजूद में जलवागर होंगी। तुम्हें तो पता है मैं सभी नामुमकिनात को मुमकिन बना सकती हूँ। वजूद तुम्हारी बीवी ही का होगा। मगर अकबर ने कुछ बोलना चाहा, मगर महबूबा ने उसकी बात काट दी। हाँ, वही तुम्हारी बीवी ही होगी जिससे तुम्हारा निकाह होगा। मैं तो बस। तो फिर? अकबर बौखला सा गया। अकबर, मैं तुमसे जुनून की हद तक प्यार करती हूँ, करती रहूँगी, मगर हमारा प्यार और मोहब्बत उस वक्त तक कायम रहेगा जब तक तुम्हारे दिल में कोई और ख्याल, कोई और तसव्वुर नहीं उभरेगा। जैसे ही तुम्हारे दिल में बाप की शफकत ने सर उभारा और तुम्हारे दिल में बच्चे की ख्वाहिश मचली, फिर हमारी राहें जुदा होंगी और फिर यही ख्वाहिश, उम्मीद और हसरत तुम्हारे या मेरे बिखरने और ख़वार होने की अलामत होगी। ये कहकर वो दूर खड़े कीकर के उस पेड़ को तकने लगी जिस पर शाखें थीं और ना पत्ते। उसके चेहरे पर हवाइयाँ से उड़ने लगी थी। हमारी निगाहों से ओझल ऐसी एक दुनिया भी आबाद है जो कभी कभी बंदे के लिए कड़ा इम्तिहान बन जाती है। अकबर की शादी की सभी रसूमात धूमधाम से सरअंजाम पाईं।
निगहत अकबर के दूर पार के चचा की बेटी उसके निकाह में आई थी। तभी पूरी बरादरी खुशियों से शादमान थी। शब गए सभी मेहमान सोने के लिए अपनी अपनी ख्वाबगाहों की तरफ बढ़ गए तो वो दुल्हन के कमरे में चला आया। कमरे को बहुत अच्छे अंदाज से सजाया गया था। दुल्हन हुजला अरूसी में महवे इंतज़ार थी। जैसे ही उसने दुल्हन का नकाब पलटा, दिलनशीन मुस्कुराहट के साथ महबूबा ने उसका स्वागत किया। वो लम्हा भर को भौंचका रह गया और बेड से उठकर जाने की कोशिश की, मगर दुल्हन ने उसका बाजू थाम लिया। सरताज, मुझसे ऐसी कौन सी गलती सरजद हुई है जो आप मेरा चेहरा देखते ही वापस जा रहे हैं? आवाज़ तो नई नवेली दुल्हन निगहत ही की थी, लेकिन चेहरा महबूबा का था। वो तो हैरान और परेशान मौजूदा सूरत हाल जानने की कोशिश में खामोश था। ऐसी सूरत में भला उसे क्या जवाब देता? बस चुपके से उसी बेड पर बैठता चला गया। कुछ देर तो निगहत से बातें करता रहा, फिर उस पर एक सहर सा तारी होता चला गया। उसे कुछ पता न चला कि उसने निगहत से क्या कहा और शब कैसे गुजारी। सुबह अजानों के वक्त जैसे वो अपने होश में आया, उसी दौरान कमरे का रोशनदान छनाके से टूटकर बाहर गली में जा गिरा। उस वक्त उसे शब भर की पूरी हकीकत का इल्म हो गया। वो अपनी बीवी के पास ही मौजूद था। वो शब ख्वाबी के लिबास में सोई हुई थी। सोचों की अमीर गहराइयों में वो उतरता चला गया। रात निगहत के जिस्म पर महबूबा के चेहरे का ख्याल उसके दिलो दिमाग को मुंतशिर करता चला गया। वो सोच कर रह गया कि आदशी और खाकी मखलूक का भला क्या जोड़। सरताज, अब तो आप भी उठ जाएं, ज़्यादातर मेहमान जाग चुके हैं। बीवी की आवाज़ सुनकर अकबर की सोचों का सिलसिला टूट गया। वो शॉवर के लिए बाथरूम की तरफ बढ़ा। बाबा घमसन शाह इलाके भर के मारूफ और अजीम हस्ती और बुजुर्ग थे। उनका फयूज़ो बरक़ात दूर दूर तक मशहूर था। उनका नाम तो बाबा दौलत शाह था। उनकी बेशतर करामात में ये भी मशहूर था कि उनके मुरीद अली शेर की रात के अंधेरे में चोरों ने भैंस चुरा ली। उस वक्त वो हाज़िरी के लिए दरगाह पर था। उसे उसकी इत्ला दे दी गई। उसने खुद ही चोरों के पीछे जाने और खोज निकालने की बजाय दरगाह पर ही बाबा से फरियाद की, बाबा जी मेरी भैंस वापस करा दो, मेरे बच्चे दूध के लिए तरस जाएंगे। अगर मेरी भैंस ना मिली तो मैं आइंदा दरगाह की सफाई और आपकी हाज़िरी हरगिज़ नहीं दूंगा। उसे उसी कैफियत में कितनी देर गुजर गई। ऊँग आने पर उसे आवाज़ सुनाई दी, जाओ शेर, तुम्हारी भैंस मिल जाएगी। अगर ना मिली तो चोर इसी खेत की मंडेरों पर घूमते रहेंगे, उन्हें रास्ता नहीं मिलेगा। और फिर वही हुआ। दूसरे रोज़ तीनों चोर बस्ती से ज़रा दूर गुज्जर के खेत में ही घूमते हुए मिले और भैंस खेत में चारा खाती पाई गई। बस तब से उस बुज़ुर्ग का नाम घमसन शाह मशहूर हो गया। उस दिन अकबर बेहद खुश था जब शादी के चंद माह बाद करीबी शहर में लेक्चररशिप उसे मिल गई। वो ख़ानदान भर में खुशी मनाते हुए मिठाइयाँ बांट रहा था। एक बुर्कापोश खातून भी लोगों के साथ मौजूद मिठाई के लिए हाथ आगे बढ़ा रही थी। अकबर उस नर्मो नाजुक हथेली पर मिठाई रखते हुए बोला, दुआ करें मुझे अल्लाह चांद सा बेटा अता फरमाए। बुरके में मौजूद महबूबा को यूं महसूस हुआ जैसे उसके वजूद पर गरां बोझ डाल दिया गया हो। उस पर ज़माने भर का गम और गुस्सा छा गया। उसने तैश में आकर मिठाई हवा में यूं उछाली कि बारिश की सूरत ज़रा ज़रा होकर घर के पूरे आंगन में बिखर गई। फिर गज़बनाक चीख मारकर बैरूनी दरवाज़ा अबूर कर गई। अकबर दिल थाम कर नीचे बैठता चला गया। किस कदर कठिन थे वो लम्हे। अकबर उसी की पाबंदी में कही बात और चीज़ मांग रहा था जो उसे कतई गवारा ना थी। वक्त ज़रा और आगे बढ़ा और अपने 7 माह साल ले गुजर गया। हाजी अली अहमद इस फ़ानी दुनिया से रहलत फरमाकर मुल्क के अदम सुधार गए। अकबर अपने फ़राइज़ खुशअस्लूबी से अदा कर रहा था। खेत खलियान यूं ही आबाद थे, फसलों की रवानी बरकरार थी। निगहत सुगर और मिलनसार बीवी साबित हुई और उसने घर को 4 चांद लगा दिए। हर चीज़ को सलीके से सजाती, खाना मुनफरिद अंदाज में पकाती, मगर महबूबा उसके संग संग ही रहती थी। वो अपनी ख्वाहिश में निगहत के पास जाता, निगहत मुस्कुराते हुए उसका इस्तकबाल करती, मगर पिछली रात उसके पहलू में महबूबा होती। कभी कभी यूं भी होता कि अकबर कॉलेज के क्लासरूम में लेक्चर देते हुए जाने किन ख्यालों के सहर में पहुंच जाता और फिर बातों का मौजू ही बदल जाता, जिससे उसकी साख मुतासिर होने लगी और बदनामी के डर से उसने मुलाजमत छोड़ दी और अपनी फसलों की निगहदाश्त करने लगा। रफ्ता रफ्ता अकबर बीवी और महबूबा की दोहरी ज़िंदगी से बेजार होने लगा। उसे ना दिन को चैन था ना रात को आराम। हर वक्त अजीबो गरीब सोचें और वसवसे उसके दिलो दिमाग पर मुसल्लत रहते। अब उसके दिल में बाप बनने की ख्वाहिश शिद्दत से सर उठाने लगी और उसने बाबा घमसन शाह के दरबार जाकर अपनी इस ख्वाहिश का इजहार भी किया। फिर एक ऐसा वाक़या रोनुमा हुआ जिसने उसकी ज़िंदगी बदल कर रख दी। उस रोज़ वो खेतों से वापस लौट रहा था कि सूंधी और खुशगवार खुशबू से महबूबा की आमद का एहसास हुआ। आज उसकी सूरत उजड़ी उजड़ी और गुस्से से भरपूर थी। मैंने तुम्हें कहा था ना,
جس روز تمہارے دل میں اولاد کی خواہش جنم لے گی وہ میری یا پھر تمہاری زندگی کا آخری روز ہوگا۔ ہم آتشی مخلوق اپنے درمیان تیسرے وجود کو قطعی برداشت نہیں کر سکتے، اور تمہارے دل میں باپ کی شفقت غالب آ رہی ہے، اور اس لیے تم گھمسن شاہ کے دربار بھی گئے تھے، جو مجھے ہرگز قبول نہیں۔ میں تمہیں جلا کر خاکستر کر دوں گی یا پھر اپنے آپ کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دوں گی۔ محبوبہ کی شکل غضبناک ہو رہی تھی، پورا وجود اس کا غصے سے سرخ ہوتے ہوئے لرز رہا تھا۔ محبوبہ، تم بھول رہی ہو شاید کہ تم سے زیادہ ایک اور بھی بڑی اعلیٰ اور عظیم طاقت ہے، جس کی حکومت حاکمیت مشرق سے مغرب تک قائم اور سدا رہنے کے لیے برقرار ہے۔ تکبر، غرور اور خدائی کا دعویٰ نمرود اور فرعون نے بھی کیا تھا، مگر سبھی نیست و نابود ہوئے۔ تم بھی گھمنڈ، غرور اور اپنی طاقت کو آزما لو۔ میرے لیے میرا اللہ ہی کافی ہے، جس کے قبضہ قدرت اور اختیار میں سبھی کچھ ہے۔ محبوبہ کی تو آنکھیں سرخ انگارہ ہو گئیں اور اس پر زمانے بھر کی فرعونیت چھا گئی۔ اچھا، تو تم میرا کرشمہ دیکھنا چاہتے ہو؟ اس نے تکبرانہ انداز سے کہا اور اپنے منہ کو فسنوں کی طرف کرتے ہوئے پھونک ماری، جس سے ہر طرف آگ ہی آگ بھڑک اٹھی۔ اکبر پریشانی کے عالم میں زمین پر بیٹھتا چلا گیا۔ ہاتھ بے ساختہ دعا کے لیے اٹھے اور نگاہ آسمان پر مرکوز ہو گئی، پھر اس کے لب خود بخود ہی پھڑپھڑانے لگے۔ اے میرے پروردگار، میں تیرا ادنا سا بندہ ہوں، گنہگار ہوں، مگر تجھ پر یقین، اعتماد اور پکا بھروسہ ہے۔ اس زمین پر جب بھی کوئی فرعون پیدا ہوا تو نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا۔ اگر آج تو نے میری مدد نہ کی تو کفر غالب ہوگا، ظلم بڑھتا رہے گا۔ اس کی پلکوں سے آنسو نکل پڑے۔ پھر آن واحد میں آسمان پر کالے سیاہ بادل چھا گئے اور دیکھتے ہی دیکھتے موسلادھار بارش ہونے لگی، جس سے محبوبہ کی لگائی آگ فوراً ہی بجھ گئی۔ اس کا غرور اور تکبر ظاہر ہو گیا اور وہ لڑکھڑاتے قدموں سے بھاگنا چاہتی تھی، مگر اکبر نے بھاگ کر سلگتی ہوئی لکڑی اٹھائی اور اللہ کا نام لے کر اس کی طرف اچھال دی۔ محبوبہ کے وجود سے ٹکراتے ہی آگ لگ گئی اور پھر جلدی ہی آگ کے شعلے آسمان کی بلندیوں کو چھونے لگے۔ اسے اپنے قدموں پر کھڑا ہونا دشوار سا ہو گیا اور وہ لڑکھڑا کر گر پڑی۔ ہڈیوں کا ڈھانچہ نکل آیا جس پر بہت سارے کوے اور چیلیں اڑنے لگیں۔ اکبر دعا ہی کی صورت زمین پر سجدہ ریز ہوتا چلا گیا اور پھر اسے کچھ خبر نہ رہی۔ اوسان بحال ہوئے تو وہ دربار کے ولی بابا گھمسن شاہ کے قدموں میں تھا، زور زور سے گڑ گڑانے لگا۔ جانے کون کون سی دعائیں اس کے لبوں سے ادا ہوتی رہیں۔ کئی سمے یوں ہی گزر گئے اور پھر دھیمی سی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ جاؤ بیٹا، اللہ نے تمہاری سن لی ہے۔ محبوبہ کا انجام تمہارے سامنے ہوا اور اب تمہیں ڈرنے کی ذرا فکر نہیں۔ اگر کبھی زندگی میں ڈر یا خوف محسوس ہوا تو اپنے اللہ کو یاد کرتے ہوئے اسی سے ہی مدد مانگنا۔ یہ سن کر اس نے اپنی آنکھیں صاف کیں اور دھیرے دھیرے گھر کی راہ لی جہاں نگہت اس کی منتظر تھی۔ اور سچ تو یہ ہے کہ اس روز اکبر نے نگہت اور اس کی بے پناہ محبت کو پہلی بار اس قدر چاہت اور اپنائیت سے محسوس کیا تھا۔ اس واقعے کو کئی سال گزر چکے ہیں۔ اکبر کے 3 بچے ہیں اور وہ بچوں کے ساتھ خوشکن زندگی گزار رہا ہے۔ اس کی زمینیں آباد ہیں۔ وہ روزانہ نگرانی پر قرآن مجید کا ورد اور تلاوت کرتے ہوئے چکر لگاتا ہے۔ یہ سچ ہے کہ غیر مرئی مخلوق اور انسانوں کی دوستیاں ہوتی ہیں، مگر محبت دیر پا ہرگز نہیں ہوا کرتی، کیونکہ آتشی اور خاکی کا جوڑ متضاد ہے۔ آتشی مخلوق میں کبھی کبھار غرور، گھمنڈ اور بغاوت آ ہی جاتی ہے، جس کا نشانہ وہ خاکی ہی کو بناتے ہیں۔ انسان کبھی بھول کر بھی غیر مرئی مخلوق کی محبت نہ اپنائے، کیونکہ ان کی وفائیں بہت بڑا صحرا ہوا کرتی ہیں جس میں انسان عمر بھر بھی سفر کرتا رہے منزل پر نہیں پہنچ سکتا۔ انسان بکھر جاتا ہے، اپنے آپ میں ہی نہیں رہتا۔